चलो, अब हमारा आते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इससे पहले हमने जितनी चीजें करी उसमें हमने डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर देख लिया, हमने उसमें ब्रिटिश एक्सपेंशन सारी देख ली। अब हम एक मेजर बैटल की तरफ जा रहे हैं या मेजर वॉर की तरफ जा रहे हैं। उसमें हम हुआ क्या, क्यों ये ब्रेकआउट इसका हुआ, उसके हम सारे रीजंस देखेंगे। तो हुआ क्या, द एक्चुअल रिवॉल्ट स्टार्टेड ओवर द इशू ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मसला आया कि ये वो ब्रेकिंग पॉइंट था ग्रीस कार्ट्रिजेस का, जिसकी वजह से इतनी मेजर वॉर जो है सब कॉन्टिनेंट में हुई। मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स वर इंडियंस। ठीक है, अब इंडियंस में हमारे पास कौन कौन है? इंडियंस में हमारे पास हिंदू हैं और इंडियंस में हमारे पास मुस्लिम्स भी हैं। ठीक है, दो कैटेगरीज हैं जो जी हमारे पास हैं। और जो ऑफिसर जी है या जो बहुत अच्छी प्रीमियम जिसे हम क्लास बोलते हैं या जो इनकी रूलिंग क्लास थी वो कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स क्योंकि रूल कर रहे थे इंडियंस को। तो it was also rumored that Muslim, Hindu and Sikh soldiers would be converted to Christianity. ये आ गया नंबर टू रीजन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। कि एक तो ग्रीस कार्ट्रिजेस, अभी मैं बताती हूँ कि ग्रीस कार्ट्रिजेस इतना बड़ा मेजर इशू क्यों था। लेकिन एक और रीजन ये था कि क्योंकि ब्रिटिशर्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे थे, तो वो लोग एक चाह रहे थे कि जितने भी इंडियंस हैं क्रिश्चियनिटी पे कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, नंबर टू रीजन। ये फर्स्ट रीजन है ग्रीस कार्ट्रिजेस। नंबर टू रीजन ये है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। फिर 1857 ब्रिटिश announced that they were introducing new rifle with paper cartridge covered in grease to keep the powder dry, but before it could be loaded the end had to be bitten off, which was made from fat of cows and pigs। अब मैंने आपको बताया कि इंडियन आर्मी में कौन लोग हैं? हिंदूस, ठीक है, और मुस्लिम्स। और जो ब्रिटिशर्स जो राइफल इंट्रोड्यूस करा रहे थे उसका जो एंड था उसको बाइट ऑफ करना था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसको हमने इस तरीके से सील किया है कि इस पे जो कार्ट्रिज लगी हुई है वो फैट ऑफ काउ और पिग्स से बनी हुई है। तो पिग्स जो है वो मुस्लिम्स के लिए बिल्कुल हराम है, और काउस जो है वो हिंदूज के लिए बहुत सेक्रेड है। राइट, तो उन्होंने कहा दिस इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल कि इंडियन सोल्जर से यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो काउस और पिग्स की कार्ट्रिजेस को अपने मुंह से बाइट ऑफ करेंगे, क्योंकि एक के लिए हराम है और एक के लिए सेक्रेड है। तो यहाँ से जो सिपॉइज थे या जो सोल्जर्स थे इंडियन आर्मी के, उनको गुस्सा चढ़ गया कि ये हमसे एक ऐसा काम करवा रहे हैं जो कि हमें रिलीजियसली, क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट्स बहुत हाई होते हैं लोगों के, तो उन्होंने कहा कि हम तो ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर रीजन बना था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। अच्छा, अब आओ, द लोकल लीडर्स सॉ देयर अथॉरिटी। लोकल लीडर्स कौन है? ऑब्वियसली लोकल्स वो थे जो इंडियंस थे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम। दे सॉ दैट देयर अथॉरिटी डिक्लाइंड। लॉर्ड डेलहाउसीज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज अनपॉपुलर। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था? जिसमें ये अनाउंस हुआ था कि जिसका कोई लीगल एयर होगा तो उसका लैंड ब्रिटिशर्स ले लेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिनके एयर्स भी थे उनको उन्होंने कहा था कि नहीं, इसके नवाब ने अपने लोगों को अच्छा रूल नहीं करा, तो इन लोगों ने बेसिकली लैंड को छीनना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो जी थ्री रीजन ये हो गया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, फिर इट हैड कन्विंस्ड इंडियन लीडर्स, यानी जो लोकल लीडर्स थे, that Britishers were greedy and they were land grabbers, क्योंकि बेसिकली यही हो रहा था। And Mughal emperor had little power left, so Dalhousie moved them from Red Fort of Delhi। यानी इतनी पावर कम हो चुकी है बाय दिस टाइम मुगल एम्परर की कि उसको डलहौसी ने उसको रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली से मूव करवा दिया। रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली बहुत बहुत स्टैब्लिश जगह थी मुगल एम्परर्स की, यानी यहाँ से वो लोग बेसिकली रूल करते थे। तो यहाँ से अगर हम्म, मूव करवा दिया तो दैट मीन्स कि अब मुगल एम्परर के पास कोई भी पावर एज सच नहीं बची है। फिर हम्म, देयर वर लैक ऑफ पोजीशंस फॉर नेटिव इंडियंस इन सिविल सर्विस। सिविल सर्विस वो होती है जो सीएसएस के एग्जाम्स होते हैं। और फिर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हर चीज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया था और इंडियंस जो हैं वो मेनली पर्शियन बोलते थे, तो उनकी जब अपनी लैंग्वेज ही नहीं होगी तो वो एग्जाम्स क्लियर नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से उनके पास गवर्नमेंट में जाने की भी कोई जगह नहीं बची थी इंडियंस के पास। ठीक है, तो ये भी हम्म, मतलब लैक ऑफ पोजीशंस इसलिए हो गया क्योंकि इंडियंस
उनके साथ compete नहीं कर सकते थे, क्योंकि इंग्लिश ने उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी, और इंग्लिश उन लोगों ने कभी बोली नहीं थी, उनको पता ही नहीं थी, वो पर्शियन बोलते आ रहे थे इतने सेंचुरी से। तो ये सब चीजें जो है वो छोटे छोटे रीजंस बन रहे हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के, ठीक है। लेकिन अब देखो उसका क्वेश्चन क्या आ सकता है 14 मार्क वाला, कि what do you think was the major cause of war of independence? Do you think it was grease cartridges? तो obviously grease cartridges बहुत प्राइम फैक्टर था, लेकिन हम ऑब्वियसली इसमें फिर सब बातें लिखेंगे, हम सिर्फ ग्रीस कार्ट्रिजेस को नहीं एक्सप्लेन करेंगे। उसके रीजंस में हम लिखेंगे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आ गया, फिर हम लिखेंगे कि मुगल एम्परर की पोजीशन कम हो गई, फिर हम लिखेंगे कि नेटिव इंडियंस की सिविल सर्विस में जगह कम हो गई। तो ये सब चीजें जो है ना हम मेंशन करेंगे, छोटे छोटे रीजंस हैं, लेकिन ये सब हमारे 14 मार्क के क्वेश्चन में बहुत इसेंशियल है, ठीक है। जी। अच्छा, फिर देखो, ब्रिटिश सॉ इंडियंस एज एन इंफीरियर रेस, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ब्रिटिशर्स अपने आप को सुपीरियर समझते थे, और उनको समझना बनता भी था, क्योंकि वो इतने इतनी उनकी जिसके पास स्ट्रांग टेलीकम्युनिकेशन होगी, जिसके पास स्ट्रांग मिलिट्री पावर होगी, तो वो अपने आप को सुपीरियर तो समझेगा ना। जैसे आजकल के वर्ल्ड में यूएसए अपने आप को सुपीरियर समझता है, राइट। क्यों समझता है? क्योंकि उसकी जी। मैन पावर अच्छी, उसके एडवांसेस बहुत अच्छे, वो जब भी उन्होंने B2 बॉम्बर्स गिराए ईरान के ऊपर, तो दैट शोज कि वो उनकी मिलिट्री एक्सपर्टीज हमारे से बहुत ज्यादा अच्छी है। तो फिर वो ऑब्वियसली सबको, बाकियों को तो इंफीरियर तरीके से ही देखेंगे ना। तो ये हुआ। एंड saw themselves as cultured in an uncivilized world। अनसिविलाइज्ड वर्ल्ड, अब देखो, वो अपने आप को बहुत महज़्ज़ब, बहुत अच्छा, बहुत कल्चर्ड समझते थे। ब्रिटिश एक तो सुपीरियर भी समझते, फिर अपने आप को कल्चर्ड और सोफिस्टिकेटेड भी समझते, क्योंकि इंडियंस और प्राइमरीली, मैं किसी मतलब मैं वो नहीं कर रही, लेकिन जो हिंदू प्रैक्टिसेस हैं उनको वो सब बहुत ऑड लगता था कि यार ये क्या हम्म। कर रहे हैं, ये लोग कितने अनसिविलाइज्ड हैं, कि अपने अपने जो इन लोगों के लॉर्ड्स हैं उनको ये लोग चीजें पिला रहे हैं, जबकि वो पी भी नहीं सकते, ऑब्वियसली देयर आइडल्स। इसी तरीके से मुस्लिम्स के लिए भी उनका यही परसेप्शन था कि ये लोग ऐसे ऐसे बीइंग को, यानी अल्लाह ताला को, ऐसे बीइंग को वर्शिप करें जो दिखता नहीं है। तो ये सब फैक्टर्स थे जो उनको लगता था कि जो इंडियंस है ना वो बहुत अनसिविलाइज्ड हैं, मतलब उनके अपने अपने इलॉजिकल तरीके हैं जिंदगी गुजारने के। तो जी। ब्रिटिशर्स की ये फीलिंग्स थी, एंड दे हैड एन एरोगेंट एटीट्यूड, एंड दे इंट्रोड्यूस न्यू वेज ऑफ लाइफ लाइक रोड्स, रेलवेज एंड टेलीग्राफ, जो कि ये चीजें इंडिया में नहीं थी, यानी सब कॉन्टिनेंट में। हम्म। मोर ओवर, Christian missionaries came to India to convert local population and also to set up schools. In schools, Christianity was being taught. जैसे अब हमारे schools में इस्लामियात होती है, तो इसी तरीके से, क्योंकि ब्रिटिशर्स का रूल था, तो ब्रिटिशर्स ने इंडियन स्कूल्स में क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस करा दिया, जो कि बहुत उन लोगों के लिए अलार्मिंग बात थी कि ये फोर्सफुल कन्वर्जन करवा रहे हैं। अब वैसे जी। पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं ऑब्वियसली देर आस्क्ड नॉट टू अटेम्प्ट इस्लामियत का पेपर, उनके लिए फिर अलग सब्जेक्ट होता है कि इस्लामिक के बजाय वो एथिक्स का पेपर देते हैं। इवन यूनिवर्सिटीज में भी ऐसा होता है, तो इस तरीके से आपको रिलीजियस सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट देनी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिशर्स ने ऐसा नहीं किया, तो ये भी एक वन ऑफ द रीजंस बना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। उसके बाद जी। another reason कि British impose high taxation to exploit India's wealth. Some of the tax collectors were corrupt too। अब देखो, जहाँ टैक्स कलेक्शन होती है, जहाँ फाइनेंशियल इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे कभी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकती, क्योंकि लोग हम्म। ऑब्वियसली ग्रीडीनेस आपकी नेचर में होती है। तो इवन यही सिमिलर इशू करप्शन का मुगल एम्परर में भी था, जो मनसबदार सिस्टम था, और सेम मसला ब्रिटिशर्स में भी था। तो ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ आप प्ले नहीं कर सकते। ह्यूमन साइकोलॉजी इसी तरीके की होती है, लोगों को दिखा, पैसा दिखा, लोगों ने चोरी करना स्टार्ट कर दिया, इवन दो कि वो गवर्नमेंट का पार्ट थे। तो ये हर जमाने की कॉमनैलिटी रही है कि आप किसी को भी कल्चर्ड बोल दो, अनसिविलाइज्ड बोल दो, कुछ भी बोल दो, हर जगह करप्शन जो है वो सेम रही है। तो हाई टैक्सेशन, जी। और ब्रिटिशर्स भी करप्शन तो कर ही रहे थे। फिर they kept the salaries of sepoy soldiers होते हैं low, and small landowners found it difficult to pay increasing tax। तो उन्होंने टेक्निकली ये किया कि पावर कम रखने के लिए इंडियंस की, उन्होंने सोल्जर्स की सैलरीज बहुत कम रखी, और उन्होंने क्योंकि टैक्सेशन बढ़ा दी, तो लोगों को बहुत मुश्किल हुई कि इतना हैवी टैक्स भी पे करना है, और फिर आपके पास एट द एंड ऑफ द डे आपको उतना रेवेन्यू या उतना आपके पास पैसे भी नहीं है, ठीक है। फिर इन कानपुर
Indian troops led by Nana Sahib rose up against British and kept their forces trapped for 3 weeks. The British surrendered. When British recaptured the city, they carried out worse atrocities. अच्छा देखो, अब थोड़े से इंडियंस के अंदर क्या हुआ, रेज आना शुरू हुई, ठीक है, कि हमारे ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, तो हम थोड़ा सा ब्रिटिशर्स को वो करते हैं, डिफीट करने की कोशिश करते हैं, विच वंस अगेन वाज नॉट अ गुड आइडिया। मैं आपको इतनी दफा बता चुकी हूँ कि ब्रिटिशर्स बहुत सुपीरियर उस पे ऑपरेट हो रहे थे और हमारे पास इतना कुछ हम्म। नहीं उनको उनको डिफीट करने के लिए। तो कभी भी जब आपसे कोई बहुत स्ट्रांग होता है और आप उतने स्ट्रांग नहीं होते, तो ये बहुत स्टूपिड आइडिया होता है कि आप उनके ऊपर जाके अटैक कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली आपने हार जाना होता है। तो वंस अगेन कानपुर में इंडियन ट्रूप्स, एक लीडर थे नाना साहेब, उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फोर्सेस को ऑर्गेनाइज किया, और शुरू में वो जीत गए। लेकिन फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने वापस रिटेलिएट किया, ब्रिटिशर्स ने रिकैप्चर करा सिटी कानपुर को, और उसके बाद जब वो जीत गए, तो उसके बाद उनकी एट्रोसिटीज यानी उनका जो जुल्म था वो और वर्स्ट हो गया, वैसे ही वर्स्ट था। लेकिन तो जब आपने अटैक किया, फिर उन्होंने रिकैप्चर कर लिया, तो उन्होंने फिर उसके बाद पूरा पूरा बदला लिया। तो यहाँ तक समझ आ रहा है क्या हो रहा है? जी। ठीक है, अब आ जाओ। अ सीपॉय यानी इंडियन सोल्जर मंगल पांडे defied his British officers and was executed. The Mughal Emperor Bahadur Shah became a unifying source for both Muslims and Hindus. Britishers lost control of Mathura, Kanpur, Jhansi, Allahabad, and Delhi. In 1857, Delhi was regained by British and Bahadur Shah surrendered, but his sons were murdered and their heads were presented to emperor. So again, like I said, very stupid idea, but इन्होंने किया ये कि बहादुर शाह जो है वो फिर आफ्टर मतलब औरंगजेब के कोई बेटे बेटों बेटों में से कोई होगा, तो लास्ट ही समझ लो कि लास्ट, बिल्कुल लास्ट मुगल एम्परर था। तो उसने जी। छोटी सी पावर के साथ क्या किया, अगेन स्टूपिड आइडिया, उसने मुस्लिम्स और हिंदूज को जो है वो रीयूनाइट किया कि आओ हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ते हैं। लड़ तो लिए, और ब्रिटिशर से कुछ कुछ हिस्से ले भी लिए वापस, जिसमें मथुरा है, कानपुर है, झांसी, इलाहाबाद है, दिल्ली है। लेकिन जब आप इन लोगों ने लड़ाई की और कुछ कुछ एरियाज जब कैप्चर कर भी लिए ना, तो वो बहुत शॉर्ट लिव्ड थे। ब्रिटिशर्स उसके बाद और इनके ऊपर जो है ना ऊपर से आते थे, और वो सारे एरियाज वापस ले लेते थे। तो जब वो वापस ले लेते थे, तो मैंने जैसे बताया कि वो बदला भी फिर पूरा लेते थे, यानी एक दफा आप अटैक करके हम खुश हो गए कि वाह हम जीत गए, लेकिन हम सस्टेन नहीं कर सकते थे उस जीत को, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, बहादुर शाह, क्योंकि बहादुर शाह बहुत बड़ा लीडर, तो बहादुर शाह के बेटों को मार दिया, और उनका जो उनके उसके जो बेटों का सर था वो काट के उसी के सामने ले आए। मतलब बदला पूरा पूरा ले रहे थे ब्रिटिशर्स कि अगर आपने 4-5 आपने सिटीज अपने पास कर भी ली, तो हम इतना बड़ा ऊपर से आएंगे ना आपके ऊपर, क्या सोचते रह जाएंगे। तो ब्रिटिशर्स ने ये किया। तो दिस इज ऑल पॉलिटिक्स, कि हमें बहुत केयरफुल होकर जो है ना स्टेप्स लेने पड़ते हैं पॉलिटिक्स में, और ये सोचना पड़ता है कि हम सामने किससे लड़ रहे हैं, क्या हम उसकी क्या हम उसकी मिलिट्री एक्सपर्टीज के बराबर हैं या हम नहीं है। अगर हम नहीं है, तो हमारा कीमा कबाड़ा हो सकता है। अब इसको मैं आपको करंट टाइम्स में प्रेजेंट करती हूँ। पाकिस्तान इंडिया की वॉर बहुत ज्यादा सस्टेन इसलिए नहीं कर पाई, क्योंकि पाकिस्तान इक्वली न्यूक्लियर पावर है। जितना इंडिया के पास है उतना हमारे पास भी है न्यूक्लियर पावर, ठीक है। तो पूरी दुनिया लग गई कि पाकिस्तान और इंडिया की वॉर किसी ना किसी तरीके से क्या हो जाए, रुक जाए, सीज फायर हो जाए, राइट। हम्म। ऐसे हुआ था ना। लेकिन अगर पाकिस्तान एट दिस पॉइंट न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर ना होता, तो पूरी दुनिया ने नहीं घास डाली थी, और पूरी दुनिया कहती कि ओके गुड, गो अहेड इंडिया, जो करना है करो। तो इंडिया हमारे ऊपर 2-3 बॉम्ब गिराता और पाकिस्तानी खत्म हो जाता। तो वॉर हमेशा बराबर के लोगों में होती है। हाँ, कहने को पाकिस्तान का एरिया छोटा है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है, बराबर है। अब हम्म। विजिट करो गाजा को। गाजा की वॉर जो भी हो रहा है वहां पे 2 साल से जेनोसाइड, वो कोई नहीं रोक पाया। क्यों नहीं रोक पाया? क्योंकि इसराइल न्यूक्लियर पावर है, गाजा न्यूक्लियर पावर नहीं है। तो जो कमजोर होता है
आप उसके ऊपर कुछ भी करते रहे तो उसकी उसकी साइड पूरी दुनिया ने नहीं लेनी। वाई? बिकॉज वो उस उतनी मिलिट्री एक्सपर्टीज पे स्टैंड नहीं करता। तो ये अभी का नहीं है, जी ये जितनी पीछे हम जितनी भी वॉर्स पे जाएं या जितनी भी ह्यूमन हिस्ट्री पे जाएं, इसी तरीके से होता है। वॉर्स तब रुकती है जब आप इक्वली इम्पावर्ड होते हैं। लेकिन अगर आप इक्वली इम्पावर्ड नहीं है और अगर आप वीक हैं, तो आपको किसी ने भी साथ नहीं देना। मेक सेंस? जी अब आओ नेक्स्ट। लक्ष्मीबाई द रानी ऑफ झांसी, यानी झांसी का एरिया भी थोड़े टाइम के लिए मुगल एम्परर के पास वापस आया था। अच्छा, तो वहां पे जैसे कानपुर के लीडर नाना साहिब थे, वैसे ही लक्ष्मीबाई रानी ऑफ झांसी थी। ये फीमेल थी। शी वॉज असिस्टेड बाय टाटिया टोपी, who was an Indian general of great ability, but in 1858 she was killed while she was dressed as a man. तो ये रानी ऑफ झांसी थी, यानी झांसी एक एरिया था और वहां की रानी थी। तो इसको भी हाँ, मार दिया गया था क्योंकि ये मतलब ऑब्वियसली इतनी लड़ाई हो रही थी तो मारी जानी थी। और मारी कैसी गई थी कि ये अपने आप को उसने एज अ मैन ड्रेसअप करके आई थी, तो उसमें ये फिर मारी गई। फिर हाँ, the war failed because there was lack of unity, no general plan. In different places, different groups fought for different reasons. Indian princes were interested in restoring their own power. तो देखो, टेक्निकली इंडियंस को रीयूनाइट करने के लिए या यूनाइट करने के लिए कोई भी साथ नहीं था। यानी कोई आपको एक सेंट्रल फिगर चाहिए होता है ना, जिसको आप हम सब फॉलो करें। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। ब्रिटिशर्स यूनाइटेड थे, लेकिन सब कॉन्टिनेंट के जो इंडियंस थे वो रीयूनाइटेड नहीं हो पाए। वो अलग अलग अपने अपना लड़ते रहे कि हमें अपना जो हमारा एरिया है ना, बस हमें वो मिल जाए। यानी कानपुर के जो नाना साहिब होंगे उनका होगा कि बस मुझे कानपुर मिल जाए। लक्ष्मीबाई का ये होगा कि मुझे बस झांसी मिल जाए। इन लोगों ने एक कॉज के लिए लड़ाई नहीं करी, सबने अपने अपने मफाद के लिए लड़ाई करी। तो इसलिए ये लोग हार गए। ठीक है। जी अच्छा, द ओनली यूनाइटिंग फोर्स वाज इस्लाम, यानी मुगल एम्परर, which was created by Muslims, so they wanted बहादुर शाह to regain his powers. बट अगेन वही देखो, मुस्लिम्स अपना लड़ रहे हैं, इंडियंस अपना लड़ रहे हैं, हिंदूज अपना लड़ रहे हैं, ब्रिटिशर्स अपना लड़ रहे हैं। मुस्लिम्स को क्या है कि बस इसी तरीके से बहादुर शाह वापस आ जाए। भाई बहादुर शाह कैसे वापस आ सकता है जब हम इतना मेजर कंट्रोल लूज कर चुके हैं और हमारे पास मिलिट्री एक्सपर्टीज नहीं है। तो मुस्लिम्स अपनी अपनी बबल में कि हमारे पास किसी तरीके से वापस आ जाए, वापस हम लीडर्स बन जाएं। बट दैट वाज नॉट जी पॉसिबल, क्योंकि एक तो डिक्लाइन मिलिट्री एक्सपर्टीज, उसके बाद मुस्लिम्स बहुत माइनॉरिटी में थे। एंड मेनली मुस्लिम रूलर्स को निकाल दिया गया था क्योंकि ब्रिटिशर्स आ गए थे उनकी जगह पे। एनी यूनिटी अमंग मुस्लिम्स worried हिंदूज एंड सिख्स, as they didn't want to fight or to restore powers to Muslims. तो हिंदूज और सिख्स वैसे ही मुस्लिम से परेशान। क्यों परेशान? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो वापस मुगल एम्परर में चले जाएं। तो हिंदूज और सिख्स लड़ना नहीं चाहते थे मुस्लिम्स के साथ। मुस्लिम्स चाहते थे हमारी पावर वापस आ जाए, हिंदूज चाहते थे हमारी पावर आ जाए, सिख्स चाहते थे हमारी पावर आ जाए। तो सब अपनी अपनी पावर के चक्कर में किसी के पास भी पावर नहीं आई और सारी पावर उसके पास चली गई जो यूनाइटेड थे। ठीक है। जी तो Britain was one of the strongest nations, like we said, whose troops were trained in modern weapon use. They had good reputation for discipline in battlefield. और हम देखो हम कितने डिसयूनाइटेड हैं। मुस्लिम्स अलग, हिंदूज अलग, सिख्स अलग, और ब्रिटेन एक इतना डिसिप्लिन्ड आर्मी। So the war failed because there was lack of unity, no general plan in different places। वही जो बात अभी पीछे लिखी थी मैंने, तो इसको री एम्फसाइज करने के लिए दोबारा लिखी गई है कि सब लोग अपनी अपनी पावर के लिए लड़ रहे थे, कोई यूनिटी के लिए नहीं लड़ रहा था, कोई यूनाइट होकर नहीं लड़ रहा था, इसलिए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम हार गए। अच्छा, the failure at War of Independence confirmed British to be the masters of India. British issued Proclamation of 1858। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है, Proclamation of 1858 4 marks का, in which they stated that they would not interfere in religious beliefs of the people, will regard customs, and will not further grab lands. They also guaranteed the rights in public service। तो जब 4 marks के लिए आता है Proclamation of 1858, तो इसमें आप बताओगे कि Proclamation of 1858 was issued by British after War of Independence, in which they mentioned the following। Following क्या है कि वो रिलीजियस बिलीफ्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो कस्टम्स को रिगार्ड करेंगे, और वो लैंड को ग्रैब नहीं करेंगे, और वो राइट्स इन
पब्लिक सर्विस देंगे, यानी वो सीएसएस, सिविल सर्विस। ठीक है, तो जी ये इसका आंसर इसी, यानी यही क्वेश्चन है और इसी का आंसर है। ठीक है, तो ये अच्छे से कर लेना। 4 मार्क्स वालों में तो हमें 4 on 4 ही लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स वाला। ठीक है, जी सही। अच्छा, अब उसके बाद आ जाओ ब्रिटिश रूल पे। EIC अबॉलिश हो गई, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अब बंद हो गई थी। एंड अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट द सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्ड द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। इतनी रेलेवेंट बात नहीं है, बस ये होना चाहिए कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद EIC बंद हो गई थी और ब्रिटिश के कैबिनेट थे जो है, वही जो गवर्नर जनरल थे, वो सब कॉन्टिनेंट को एडमिनिस्टर कर रहे थे। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब नई नई पोजीशन आ रही है। ठीक है, गवर्नर जनरल मैंने आपको बताया था। ठीक है, गवर्नर जनरल अब वाइसरॉय हो गया था। अब के बाद मैं आपको सिर्फ वाइसरॉय के बारे में बताऊंगी। वाइसरॉय जो है वो हेड ऑफ द कंट्री या हेड ऑफ द सब कॉन्टिनेंट था। तो वही जी सही। सेम है, नाम चेंज हो रहा है। कोई ऐसा जैसे आप प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं हम, पहले मुगल के टाइम पे एम्परर था, फिर गवर्नर जनरल हुआ, फिर अब वाइसरॉय हो गया। ठीक है, तो इतना कोई मसले की बात नहीं है, बस पोजीशन का नाम चेंज हुआ है। They had thousands of members of Indian civil service to run the country. Despite the proclamation in 1870, there was just one Indian in the ICS, Indian Civil Service. ICS is Indian Civil Service. ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ICS क्या है। मैं लिख भी रही हूँ, अपने पास भी लिख लो अगर नोट्स बना रही हो तो। इंडियन, अच्छा, प्रोक्लेमेशन में इन्होंने क्या बोला था कि हम जो है वो सिविल सर्विस में पोजीशन देंगे, लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसी मेजर पोजीशन नहीं थी इंडियंस के पास, और सिर्फ एक ही सीट जो है ना वो इंडियंस के पास थी। ठीक है, तो जी ये भी बहुत एक डिसएडवांटेज हो गया। फिर एंड द प्रिंसेस who showed loyalty to British stayed at throne without any power। तो जिन लोकल्स ने कहा कि नहीं हमारी सपोर्ट तो, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स बहुत ज्यादा थी ना सब कॉन्टिनेंट में, जैसे अभी मैं पाकिस्तान का बताती हूँ। पाकिस्तान की जो स्टेट ये है, भावलपुर। भावलपुर प्रिंसली स्टेट थी। तो प्रिंसली स्टेट क्या होती है कि वहां पे जो है ना वो प्रिंस और प्रिंसेस का रूल होता है। तो टेक्निकली तो सारा कुछ, सारा सब कॉन्टिनेंट ब्रिटिशर्स के पास जा चुका था। लेकिन हुआ ये कि कुछ जो है, जो प्रिंसली स्टेट्स थी ना, तो वहां पे जो लीडर्स थे या वहां की जो प्रिंस और प्रिंसेस थी, अगर उन्होंने ब्रिटिशर्स को अपनी लॉयल्टी दे दी थी तो उनको नहीं हटाया गया था, यानी उनको फिर रखा गया था कि ठीक है ये जो है अपना थ्रोन पे रहेंगे। लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं थी, वो सिर्फ पपेट्स की तरह थे, करना उनको भी वही पड़ता था जो इंडिया, जो सॉरी ब्रिटिशर्स उनको कहते थे। ठीक है, तो वो एक पपेट की तौर जी। पे सामने थे। अच्छा आप देखो मैम, बाहर। हाँ, मैम ये आपने इंडियन क्या लिखा है? इंडियन सिविल सर्विस, ओके। इंडियन सिविल सर्विस। अच्छा, जी फिर सही। बहादुर शाह जो कि लास्ट मुगल एम्परर था, उसको बर्मा भेज दिया था, यानी उसको एग्जाइल कर दिया। एंड 1877 क्वीन विक्टोरिया बिकेम एम्प्रेस ऑफ इंडिया। यानी क्वीन विक्टोरिया वो थी जो बेसिकली ग्रेट ब्रिटेन में थी, यानी ग्रेट ब्रिटेन कौन है, यूके, स्कॉटलैंड एंड वेल्स, ये ग्रेट ब्रिटेन है। हम्म। तो वहां पे जो, वहां पे अभी तक क्वीन, ये सिस्टम है ना, क्वीन किंग्स, अब जैसे किंग चार्ल्स है, तो क्वीन विक्टोरिया वहां की क्वीन थी, तो वो एम्प्रेस ऑफ इंडिया भी डिक्लेयर हो गई थी। और ब्रिटिशर्स ने पूरी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का ब्लेम किस पर डाल दिया, मुस्लिम्स पर। तो ये जी अब जी। बन रहा है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो उससे कनेक्टेड है। हम्म। अच्छा, अब हुआ क्या कि जब ब्रिटिश रूल इतना स्टैब्लिश हो गया, तो हिंदूज ने कहा कि भाई अब हमारे पास तो कोई पावर है नहीं, तो हम वही कर लेते हैं जो ब्रिटिशर्स कह रहे हैं। तो हिंदूज फेवर्ड ब्रिटिश रूल एंड एक्सेप्टेड ब्रिटिश एजुकेशन। ब्रिटिश एजुकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इंग्लिश का आ जाना। सो दे हम्म। लर्न टू स्पीक इंग्लिश, हेंस दे वर गिवन स्मॉल पोस्ट। तो क्योंकि हिंदूज ऑब्वियसली मुस्लिम्स को क्यों सपोर्ट करते हैं, उन्होंने कहा कि चलो यार हमारे पास है तो नहीं अब कोई पावर, तो हम उन्हीं को सपोर्ट दे देते हैं जिनके पास पावर है। तो उन्होंने क्या किया, ये बदले में ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर दिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद। जबकि इन्होंने भी वॉर की थी, लेकिन इन लोगों ने फिर ब्रिटिशर्स को अपनी सपोर्ट दे दी, और इन लोगों ने इंग्लिश सीख ली, स्कूल सिस्टम्स में चले गए, तो इन लोगों ने अपने आप को थोड़ा इक्विप कर लिया,
और फिर इन लोगों को छोटी छोटी पोजीशंस जो है वो मिलना शुरू हो गई, ठीक है। अच्छा, फिर ब्रिटिश मेड श्योर दैट इंडिया वाज रन इन सच अ वे दैट इट बेनिफिटेड देम। जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी वहां पर रखा तो उन्होंने अपने पपेट प्रिंस और प्रिंसेस को था, पर रूल ब्रिटिशर्स का ही था। तो ब्रिटिशर्स ने हम्म हर इंडिया के हर पार्ट में इसी तरीके से रूल किया कि उनको अल्टीमेटली उससे बेनिफिट होता रहा। ये बात समझ आई? मतलब सामने आप हम्म किसी को भी रखो, पाकिस्तान में भी कहा जाता था कि सामने हमें दिख तो रहा है कि गवर्नमेंट कोई और है लेकिन पीछे से कंट्रोल कोई और कर रहा है। तो इसी हम्म तरीके से होता है गवर्नमेंट्स में या रूलिंग इसमें, कि सामने कोई होता है और पीछे से ऑपरेट कोई और करवा रहा होता है। तो सिमिलर यही केस हो रहा था ब्रिटिश रूल में भी। And Indians were excluded from governing. British cotton was also provided cheaply, and a widespread criticism began against British in newspapers. क्योंकि ब्रिटिशर्स इतना evil तरीके से कैप्चर कर रहे थे ना सब कॉन्टिनेंट को, तो इनके अगेंस्ट जो है अब न्यूज़पेपर्स में कुछ बातें आना शुरू हुई। लेकिन अब आगे जो है ना वो ऐसा ऐसी पनिशमेंट मिलती थी बदले में हर चीज की कि इंसान सोचता रह जाए। अच्छा, they trusted Sikhs Pathans more than the Muslims and they began to recruit them. मुस्लिम्स, अच्छा मुस्लिम्स हर चीज में, एक तो मुस्लिम्स के पास मुझे समझ नहीं आता, मुस्लिम्स के पास पावर थी नहीं फिर भी ऑब्जेक्ट करते थे। ऑब्जेक्शन करने से आप फिर बुरे बन जाते हैं। हिंदूज ने क्या किया कि उनको नहीं पसंद था ब्रिटिश का रूल, लेकिन फिर भी क्या किया, सपोर्ट दे दी। फिर भी क्या किया, एक्सेप्टेंस दे दी। तो जब आप माइनॉरिटी में रह जाते हैं ना तो फिर अल्टीमेटली आपको सरेंडर करना पड़ता है। सिमिलर यही हुआ कि मुस्लिम्स ने बिला वजह ऑब्जेक्शन की ना इंग्लिश पर, तो क्या हुआ कि ब्रिटिश ने उसके बदले फंडिंग रोक दी मुस्लिम स्कूल्स की। और उनकी जो अपनी बची कुछ एजुकेशन चल रही थी मुस्लिम स्कूल्स की वो भी रह गई या रुक गई क्योंकि उनकी फंडिंग रोक ली गई, क्योंकि मुस्लिम्स ने ऑब्जेक्शन बहुत किया था ब्रिटिश रूल को। तो वो फिर बदले लेते जी थे ना हर चीज के। तो ब्रिटिश प्लान टू कीप मुस्लिम्स इलिटरेट सो दे कुड नॉट गेट इनटू पब्लिक ऑफिसेस। तो ये इनका प्लान था। Hey, all the women were forced to abandon Parda, which had been a custom for centuries and was widespread amongst. It was strictly observed by Muslim women, but this action by the British was unpopular amongst the Muslim community and Muslim community opposed. तो ये सब actions जो हैं Britishers Muslims के against ले रहे थे। फिर हम्म ब्रिटिश इन 1878, अच्छा ये भी आता है वर्नाक्यूलर एक्ट 1878, 4 मार्क्स आता है, ये भी अपने पास लिख लो। British in 1878 passed Vernacular Act which controlled the newspapers. मैंने अभी बताया कि न्यूज़पेपर्स में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बातें होना शुरू हो गई थी। तो फिर ब्रिटिश हर चीज का ना, उनको हर चीज का सोल्यूशन आता है। हमारे खिलाफ बात करोगे, हम ऐसा एक्ट पास करेंगे कि न्यूज़पेपर और पब्लिकेशन हमारे पास उसका कंट्रोल आ जाएगा। तो उन्होंने जी वर्नाक्यूलर एक्ट में भी यही किया कि न्यूज़पेपर का कंट्रोल ले लिया, that had articles against them, and they also passed arms act। ये दोनों कनेक्टेड भी आते हैं, what is vernacular act and arms act, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस मिलाकर भी आते हैं और अलग अलग भी आते हैं। तो जी आर्म्स एक्ट में क्या हुआ, इट डिडंट अलाउ इंडियंस टू ओन वेपन्स। तो ये एक चीज हो गई आर्म्स एक्ट में कि इंडियंस के पास वेपन्स नहीं होंगी। और वर्नाक्युलर एक्ट में क्या होगा कि न्यूज़पेपर की जो पब्लिकेशन थी वो ब्रिटिशर्स के पास चली गई, ठीक है। जी अच्छा, फिर nationalist ideas began to grow, in which the most significant was the formation of Indian National Congress in 1885। So अब ये पहली दफा हिंदूज और मुस्लिम्स की कोलैबोरेशन हुई थी और पहली दफा कुछ मिल मिला के पहली कांग्रेस या पहली पार्टी बनी थी। जैसे हमारे पास अब पीएमएल नून है, पीटीआई है, इसी तरीके से हिंदूज और मुस्लिम से मिल मिला के लेटर ऑन फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी इन 1885। इस सारी चीजों के बाद, सही है। जी मुस्लिम जो है ना वो बहुत अजीब है, मतलब इनकी कभी बहुत अच्छी यूनिटी हो जाती है, कभी ये लोग बिल्कुल डिसयूनाइट हो जाते हैं। तो ये आपको पूरी हिस्ट्री में इसी तरीके से नजर आएगा। अभी वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, मतलब अभी हिंदूज जो है वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट थे, अगले लम्हे वो साथ मिलके पार्टी बना लेते हैं, फिर इस पार्टी में इतनी लड़ाइयाँ होंगी। मतलब ये बहुत अजीब मुस्लिम्स और हिंदूज का रहा है हमेशा। अच्छा, अब आ जाओ सर हम्म सैयद अहमद खान पर।
सर सैयद अहमद खान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो कोशिश करना कि इस पे कोई मिस्टेक ना हो, बहुत आसानी से आपको सारा कुछ याद हो जाएगा इसमें। अच्छा, सर सैयद अहमद खान 1817 में बॉर्न हुए थे, वेल्दी फैमिली थी और बहुत स्किल्ड थे, यानी इनको अरेबिक भी आती थी, पर्शियन भी आती थी, मैथ्स भी आती थी, मेडिसिन भी आती थी और चीफ जज भी थे। यानी बहुत ऑड कॉम्बिनेशन था कि इनको इतना कुछ आता था और जज भी थे। फिर इन्होंने क्या किया कि अभी तक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिशर्स ने सारा ब्लेम किस पर डाला था, मुस्लिम्स पर। तो इन्होंने ना हम्म। मुस्लिम्स और ब्रिटिशर्स की आपस में जो रिलेशंस थे ना, उनको रिकंसाइल करने की कोशिश करी थी। यानी उन्होंने चाहा था कि मुस्लिम्स और ब्रिटिश वापस से क्या हो जाए, ये थोड़े से यूनाइट हो जाए, और मुस्लिम्स जो है वो थोड़े से ब्रिटिश आइडियाज को एक्सेप्ट कर लें इन ऑर्डर टू प्रॉस्पर, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी माइनॉरिटी में रह के नहीं सकती। प्रॉस्पेरिटी जो होती है ना, वो आपको थोड़ी चीज एक्सेप्ट करनी पड़ती है, तभी जाके आप प्रॉस्पर कर सकते हैं। हर वक्त आप जी। अपने अपनी 1.5 इंची मस्जिद बना के नहीं रह सकते कि नहीं ये गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि हिंदूज प्रोग्रेस कर रहे थे, ये मुस्लिम्स थे जो पीछे पहला पार्ट हो रहे थे। तो ये चाह रहे थे कि वापस से ना मुस्लिम थोड़ा प्रॉस्पर करें, तो उन्होंने इसके लिए बहुत काम किया। अच्छा, ये जो है वो फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट थे, which aim to improve the relations of British and Muslims and improve the social and economic position of Muslims and try to increase political awareness for Muslims। तो इन्होंने मुस्लिम्स को बेसिकली काउंसिल करने की कोशिश करी थी कि ब्रिटिश का रूल एक्सेप्ट कर लें। अच्छा, अब वो कैसे कैसे किया, वो सारे तरीके लिखे हुए इनके। He brought Muslim revival. They began to value education for their self improvement and to obtain better positions in obviously civil service. He is also the founder of two nation theory, which was a small step towards the independence। अच्छा, इन्होंने ये बहुत बाद में प्रेजेंट की थी टू नेशन थ्योरी। पहले ये चाह रहे थे कि हम जो है ना वो अपने ही आप में थोड़ा बेटर हो जाए, हमारी अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो जाए, हम एजुकेट हो जाए, नहीं हमसे मतलब मुस्लिम्स, ठीक है। और फिर जब इन्होंने बहुत बाद में देखा, बहुत अपनी एफर्ट डाल के देखा, इन्होंने कहा कि ब्रिटिश यानी मुस्लिम्स को फिर अपनी इंडिपेंडेंस कंट्री बना लेनी चाहिए, क्योंकि किसी तौर रिलेशन जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रहे थे। तो इन्होंने बहुत आखिर में जाकर फिर टू नेशन दी थी, फॉरन नहीं दी थी। अच्छा, ही इन 1860, ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना। ही इन 1860 wrote the loyal Mohammedans of India, where he defended Muslims from British accusation that they were disloyal। ये जो ब्रिटिशर्स ने पूरा ब्लेम लगा दिया था ना कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में मुस्लिम्स का हाथ है, तो उन्होंने लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया लिखा था, जिसमें उन्होंने मुस्लिम्स को डिफेंड किया ब्रिटिश की एक्यूजेशन से कि वो डिसलॉयल नहीं थे। He named various Muslims who showed loyalty to British and loyal service which Muslims offered to British। यानी ये एक जी। तरीके से पोजीशन ऑफ मुस्लिम्स को इम्प्रूव करना चाह रहे थे। जी। नेक्स्ट, he also wrote a pamphlet essay on the causes of Indian revolt। यानी कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के इन्होंने कॉजेस दिए थे कि इंडियंस ने इतनी रिवोल्ट क्यों की है। उन्होंने कहा, उन्होंने रीजंस दिए थे कि अपराइजिंग इसलिए हुई थी क्योंकि पुअर मैनेजमेंट ऑफ आर्मी थी, और आप लोग यानी इन्होंने ब्रिटिशर्स को टारगेट किया था सर सैयद अहमद ने, कि आप चाह रहे हैं कि मुस्लिम्स जो है वो फोर्सफुली क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट कर लें। फिर आपने उनको लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी दी हुई है गवर्नमेंट में, तो ये सब रीजंस थे जिसकी वजह से इंडियन रिवॉल्ट जो है वो सामने आई थी। ठीक है, क्या क्या, कि आप चाह रहे हैं कि मुस्लिम्स फोर्सफुली कन्वर्ट हो जाएं क्रिश्चियनिटी में, आपने उनको गवर्नमेंट में भी पोजीशंस नहीं दी हुई थी, इसलिए जो है वो इतना इंडियन रिवॉल्ट हुआ था। ठीक है, जी। फिर ये जो पैम्पलेट इन्होंने लिखा था, इट वॉज सर्कुलेटेड अमंग्स ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली। ही ऑल्सो क्लियर्ड द मीनिंग ऑफ नदारत, which British thought of insult but its meaning was helper। नदारत को इन लोगों ने अपना परसेप्शन बनाया हुआ था कि नदारत का मतलब कोई बहुत इंसल्टिंग बात है, तो कि मुस्लिम्स इनको बोल, लेकिन नदारत का एक्चुअल मतलब हेल्पर था। तो इट रिफ्लेक्टेड अ पॉजिटिव इमेज ऑफ मुस्लिम्स, तो ये ट्राई कर रहे थे कि किसी तरीके से मुस्लिम्स के ऊपर से ब्लेम हट जाए। जी। ठीक है, फिर he wrote Tabayyan al-Kalam, in which he pointed out similarities between Islam and Christianity, as Muslims knew little about Christianity। तो वैसे काइंड ऑफ सिमिलर तो है, बस क्रिश्चियनिटी में ये बहुत बड़ा शिर्क है कि वो लोग हजरत और हजरत मरियम को भी अपने लॉर्ड का वो देते हैं, विच इज नॉट राइट।
लेकिन वैसे अगर हम्म, हम देखें तो बिलीफ सिस्टम काफी ज्यादा इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के मिलते हैं। तो इन्होंने एक तरफ ये ब्रिटिशर्स के को भी मुस्लिम्स की तरफ इंक्लाइन करने की कोशिश करें, और एक तरफ मुस्लिम्स के दिल से भी जो है ना वो रेज निकालने की कोशिश करें कि क्रिश्चियनिटी हमसे बहुत कोई अलग नहीं है। मतलब हम दोनों को, इस्लाम को भी और क्रिश्चियनिटी दोनों को अल्लाह ताला का कॉन्सेप्ट पता है, दोनों को प्रॉफिट्स का हम्म, कॉन्सेप्ट पता है। बस इनका सिर्फ एक बहुत बड़ा मेजर मसला है जो कि उन्होंने शिर्क में इन्वॉल्व कर दिया हजरत ईसा और हजरत मरियम की वजह से। तो ये एक सबसे मेजर डिफरेंस है, वैसे सिमिलैरिटीज बहुत हैं। तो उन्होंने तबय्युनुल हम्म, कलाम लिखी थी मुस्लिम्स के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने उर्दू जर्नल लिखा तहजीबुल इखलाक, which had articles from influential Muslims who were on same page as सर सैयद। तो इन्होंने उर्दू में काफी जर्नल्स निकाले थे तहजीबुल इखलाक, और उसमें उन्होंने सारे जो अच्छे मुस्लिम्स थे जिनका यही आइडिया था कि ब्रिटिश रूल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उनकी एजुकेशन सिस्टम में इन हो जाना चाहिए ताकि हमें अपना कुछ पोजीशंस मिल सके सिविल सर्विस में। फिर हम्म, in 1863, he founded Scientific Society at Ghazipur, whose purpose was to make scientific writing available by translating them into Urdu, जो कि अच्छी चीज थी क्योंकि आप साइंस पढ़कर ही प्रॉस्पर कर सकते हैं। तो उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी गाजीपुर में, उसके बाद फिर कुछ स्कूल्स बनाए थे मुरादाबाद में, फिर एक स्कूल गाजीपुर में बनाया। फिर he was also impressed from universities of Oxford, so he began with opening school. Funds were raised for a Muslim school in 1875. Mohammedan Anglo-Oriental School was set up in Aligarh. तो इन्होंने तीन स्कूल ऐसे ही बना दिया on pattern of English schooling system. It offered Western Indian and Islamic education and became a symbol of unity for Muslims. तो इन्होंने काफी कोशिश करी कि मुस्लिम्स के रिलेशंस जो हैं वो अच्छे हो जाएं। हम्म, फिर इन 1920 वो ये जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल था वो यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़ बन गया, एंड इट प्लेड अ मेजर रोल इन एस्टैब्लिशिंग अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर मुस्लिम्स। फिर इन 1885 आईएनसी इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो मैंने आपको बताए थे ना जो पीछे बनी थी, इंडियन जी, नेशनल कांग्रेस was formed which claimed that it would represent the views of all groups of India, but Congress was dominated by Hindus and it was working to establish only Hindu supremacy। तो उसमें आईएनसी में ज्यादातर हिंदूज थे, तो वो हिंदू सुप्रीमेसी जो है वो एक तरीके से स्टैब्लिश करना चाह रहे थे। फिर सर सैयद soon realized that Hindus were not keen to work with Muslims, so he concluded that these groups cannot live together। तो देखो इतनी एफर्ट डालने के बाद इन्होंने बोला था कि मुस्लिम्स और हिंदू साथ नहीं रह सकते, क्योंकि हिंदूज जो है वो सिर्फ अपनी सुप्रीमेसी चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि मुस्लिम्स आगे बढ़े। तो इन्होंने फिर जी, उसके बाद कंक्लूड किया था कि हिंदूज डिमांड, अच्छा फिर हुआ ये था कि 1867 में हिंदूज ने बोला हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाना चाहिए इन प्लेस ऑफ उर्दू। तो इसकी वजह से फिर सर सैयद ने आप वापस जो है फिर उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि ये ग्रुप साथ नहीं रह सकते, और ये ब्रेकिंग पॉइंट था सर सैयद का, जिसके बाद उन्होंने टू नेशन थ्योरी दे दी लैंग्वेजेस के ऊपर। कि जब हिंदूज चाहते हैं कि लैंग्वेज उर्दू हो ही ना, वो चाहते हैं कि लैंग्वेज, अच्छा अभी अभी वैसे इनकी कोई सुन नहीं रहा इंडियंस या हिंदूज की, क्योंकि लैंग्वेज जो इंग्लिश थी ऑफिशियल, ये तो ये लोग जी, प्रमोट कर रहे थे कि नहीं हिंदी को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए। इसके बाद सर सैयद को रियलाइज हुआ कि ये बिल्कुल भी मुस्लिम्स को साथ अच्छे से नहीं रहने देंगे, इसलिए टू नेशन थ्योरी उन्होंने सजेस्ट की थी कि ये ग्रुप्स अलग हो जाएं। ठीक है, अच्छा जी। अब आ जी, जाओ लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस बहुत छोटा सा चैप्टर है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो हुआ ये कि द एक्सेप्टेंस ऑफ वन सिंगल नेशनल लैंग्वेज helps bring uniformity in cultural identity, and it binds people together, increases understanding and build a shared understanding of what a nation believes। तो बेसिकली अब ये आपका सेक्शन वन यहाँ से कंक्लूड हो जाता है, और ये सिर्फ एक फिलर चैप्टर है लैंग्वेजेस का इन पाकिस्तान, जो कि हमारे लिए अभी रेलेवेंट नहीं है, ये हमारे लिए सेक्शन थ्री में रेलेवेंट है। तो ये दोबारा हम सेक्शन थ्री में भी पढ़ेंगे, सेक्शन थ्री में अलग तरीके से। लेकिन ये जो है ना वो छोटी सी रिप्रेजेंटेशन है कि पाकिस्तान में कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। पाकिस्तान में 48% पंजाबी बोली जाती है, 12% हिंदी बोली जाती है, 10% सराइकी, फिर अदर लैंग्वेजेस 9%, उर्दू सिर्फ 8% बोली जाती है, पश्तो 8% बोली जाती है, बलोची 3% और हिंद को 2%। तो इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं जो पाकिस्तान में बोली जाती हैं, और हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, उर्दू है। तो जी, ये है कि द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज उर्दू,
and it is chosen as national language of Pakistan because it was important to lead Muslims, and Quaid-e-Azam was keen to promote Urdu. It was a linked language for all provinces to provide for cultural and educational needs of people and to forge unity of purpose. तो क्योंकि उर्दू बहुत सिग्निफिकेंट थी सब कॉन्टिनेंट के टाइम पे, मुस्लिम्स उर्दू बोलते थे, तो इसी वजह से उसको ऑनर करने के लिए उर्दू कंटिन्यू हुई कि पाकिस्तान में भी ऑफिशियल लैंग्वेज वही बने, जबकि ज्यादातर पाकिस्तान में पंजाबी बोली जाती है 48%, लेकिन उर्दू की क्योंकि सिग्निफिकेंस थी सब कॉन्टिनेंट में, इसलिए उसको कंटिन्यू किया गया था। अच्छा, आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज फेल्ट दैट द लैंग्वेज वाज द यूनाइटिंग फोर्स बिटवीन द नेशन। ये बात अभी इसलिए इतनी रेलेवेंट नहीं है क्योंकि हम सेक्शन 3 में अभी पाकिस्तान की फॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो हमें ये बातें ज्यादा समझ आएंगी, इसलिए इसको बस फिलर चैप्टर की तरह, क्योंकि इसके इतने क्वेश्चंस भी नहीं आते, बहुत कम, 5 सालों में एक बार ऐसे इसका क्वेश्चन आता है, लेकिन ऑब्वियसली सिलेबस में तो पढ़ना तो है। सो द गवर्नमेंट कमिटेड टू यूजिंग इट ऑल लेवल्स इन जी जी। सोसाइटी। It is the medium of instruction in many educational institutes in Pakistan. A dictionary of office in terms in Urdu has been published. It is also the medium of radio and television programs. तो हमें पता है कि टेलीविजन प्रोग्राम्स, ड्रामे वगैरह भी जो होते हैं या जो हमारी न्यूज कास्टिंग होती है वो भी उर्दू में होती है प्राइमरीली। अच्छा, उर्दू प्लेज एंड फिल्म्स आर पॉपुलर। उर्दू नॉवेल्स, पोइट्री, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स आर वाइडली रेड। तो हमारी जो न्यूज़पेपर्स हैं या जो हमारी रेडियो है या जो टेलीविजन है उसमें भी ज्यादातर चीजें जो है वो उर्दू में ही जो है वो पब्लिश्ड हैं, तो इसका मतलब है कि उर्दू बहुत इम्पोर्टेंट तो है, चाहे 8% ही बोली जा रही है, हम्म। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। फिर जी। developed a rich literary background. Bahadur Shah promoted it. Bahadur Shah last Mughal emperor था. फिर Aligarh University became an important center for study of Urdu. Poetry masterpieces were produced in Urdu by Dr. Iqbal Allama Iqbal yani Dr. Nazir Allama Shibli. Quran was also translated in Urdu by Shah Abdul Qadir. ये याद है शाह वलीउल्लाह के सन थे ये जिन्होंने कुरान को जी। ट्रांसलेट किया था उर्दू में। फिर उर्दू was not हम्म। supported by non-Muslims. Also in Bengal there was resentment against Urdu because they wanted Bengali to be the official language. So once again ये बात इसलिए relevant नहीं है क्योंकि जब हम पाकिस्तान की फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान के दो विंग्स थे, ईस्ट एंड वेस्ट। तो जो वो वाला विंग था जो बांग्लादेश है, वो क्योंकि बंगाल के लोग थे, वो लोग बंगाली बोलते थे, तो वो चाहते थे कि क्योंकि पाकिस्तान तब तो एक था, तो वो हम्म। चाहते थे कि बंगाली जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बने, और यहाँ वाले लोग उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहते थे। तो लैंग्वेजेस की वजह से भी इतनी जो है वो वॉर होती रही है कि अब वो एक सेपरेट कंट्री है। बहरहाल उसके रीजन बहुत ज्यादा अलग है, हम पढ़ेंगे कि फॉल ऑफ ढाका क्यों हुआ था, लेकिन ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग जी। फैक्टर होता है कि अगर आप किसी की लैंग्वेज को प्रमोट नहीं करोगे तो फिर उसके अंदर इतनी रेज आएगी कि वो फिर चाहेगा कि हम इंडिपेंडेंट हो जाए। अच्छा जी, फिर हम्म। सिंधी। Sindhi is greatly influenced by Arabic and Persian. It has famous poets and writers who played their role in developing the language. सिंधी ज्यादातर सिंध की प्रोविंस में बोली जाती है, तो एक सिंधियोलॉजी डिपार्टमेंट है जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो में है। तो ये सिर्फ छोटी छोटी सी बातें हैं, इसको सिर्फ एक दफा स्किम रीडिंग कर लेना। बलोची ज्यादातर बलोचिस्तान में बोली जाती है। क्वेटा की जो ब्रॉडकास्ट होती है वो बलोची में जी। होती है। क्वेटा की जो अपनी मतलब, वैसे तो पीटीवी है जो पाकिस्तान की ब्रॉडकास्ट है, पाकिस्तान टेलीविजन, वहाँ उर्दू बोली जाती है, लेकिन जो अपने प्रोविंसेस के अपने टेलीविजन स्टेशन अब क्योंकि बहुत ज्यादा बन गए हैं तो वो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, यानी उनका टेलीविजन स्टेशन जो है वो हम्म। बलूची में है। और उनके जो मैगजीन्स हैं वो भी बलूची में आते हैं। फिर आ जाओ पश्तो। पश्तो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के लोग बोलते हैं, यानी केपीके, और जो हमारा फाटा वाला रीजन है वहां पे ज्यादातर लोग पश्तो बोलते हैं। और पश्तो की कॉम्बिनेशन जो है वो अरेबिक, पर्शियन और ग्रीक से बनी हुई है। और पश्तो के लोग थोड़े वो होते हैं, रिटेलिएट ज्यादा करते हैं, तो ब्रिटिश को काफी इनसे डर भी था और इनको थोड़ा एक्सक्लूडेड ही रखते थे। फिर आ जाओ पंजाबी, 48% जी। बोली पंजाबी लिटरेचर्स में कॉमन ही रांझा का फोक है, फोक टेल्स, ही रांझा। और पंजाबी अब इतनी इतना इतना कॉमन है पंजाबी कि इसका एक लिटरेचर पढ़ाया जाता है, जैसे इंग्लिश के इंग्लिश लिटरेचर बहुत कॉमन होता है कि इंग्लिश लिटरेचर में एमए होता है, उसी तरीके से पंजाबी लिटरेचर में भी एमए यानी मास्टर्स तक पंजाबी आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब है, और विद दिस हमारा खत्म हो गया सेक्शन 1।
ये वाला आसान सेक्शन था, इतना इसमें कुछ था नहीं, तो इसको अब मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ लो। और जी आई थिंक एक हफ्ता लगाओ, और इसको फिर मुझे ना नेक्स्ट क्लास में इसका टेस्ट दे दो, ताकि हम ये भी कह सकते हैं कि आप मुझे टेस्ट दे दो, मैं आपको क्वेश्चंस आज दे देती हूँ प्रैक्टिस के लिए, और फिर आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा, और फिर ट्यूसडे की क्लास में आप मुझे, ट्यूसडे को होती है ना मेरी क्लास, हाँ, ट्यूसडे को फिर आप मुझे इस सेक्शन वन का जी। टेस्ट दो, ताकि आपका एटलीस्ट एक सेक्शन तो कम्प्लीटली हो जाए ना, कि हम इसमें सेफ जोन में आ जाएं। फिर इसी तरीके से हमें सही है। दो तीन क्लासेस में हम कर लेंगे इजीली सेक्शन टू भी, तो इनशाला जुलाई अगस्त के फर्स्ट वीक तक हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन है, एक तो ये क्वेश्चन रिपीट करना जो आपने जो आज दिखाया है ना, लेकिन ये मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। और क्या कह रही हैं आप? ये जो क्वेश्चन आपने मुझे दिखाया है ना जो आज, जी। वो वो आप फिर से दोबारा, लिखो। हाँ, ये दोबारा से करना है ये वाला क्वेश्चन। ओके। ठीक है, बाकी मैं आपको और क्वेश्चन असाइन करती हूँ। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ज्यादा दूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। To what extent were military factors the main causes of War of Independence in 1857? तो होपफुली अब आप ये क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करोगी, क्योंकि मैंने जब आपको पढ़ाया है तो मैं आपको साइड बाय साइड रीजंस भी देती गई हूँ कि ठीक है, ग्रीस कार्ट्रिजेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था वॉर का, लेकिन और भी बहुत सारे रीजंस थे, जिसमें डॉक्ट्राइन ऑफ जी सही। लैप्स है, करप्शन है, फोर्सफुल कन्वर्जन है, तो आपने सारे रीजंस यानी ऑलमोस्ट 6 रीजंस लिखोगी, तो जाके जो है ना आपको मार्क्स पे मिलेंगे। सही है, सेक्शन वन बहुत आसान सा है, तो इसमें ट्राई करो कि इसमें गड़बड़ ना हो, इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स हम्म। उठा लो, क्योंकि आगे के सेक्शंस फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वहां पर चलो फिर होता है जी कि सही है। वित्तीय इंफॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पर ऐसे जितना नहीं है, तो इसको सिक्योर करो। ठीक है, मैं आपको हम्म। 2 ही क्वेश्चंस दूंगी, ज्यादा नहीं दूंगी, ताकि आप फिर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, और फिर मुझे ट्यूसडे को टेस्ट हो। सही है। जी सही है। हम्म, चलो, तो ये मैं सेंड कर रही हूँ, एक ये वाला क्वेश्चन दे रही हूँ, और कौन सा क्वेश्चन दूँ? सर सैयद अहमद खान, यस, ये वाला 7 मार्क्स एक दे रही हूँ, सर सैयद अहमद खान का। ठीक है, इसमें 3 रीजंस आपके पास होने चाहिए जो आप लिखोगी। हम्म। ठीक है, जी ये सही है। आपने मुझे 2 क्वेश्चंस मैं आपको असाइन कर रही हूँ, ट्यूसडे तक आप इसको कंप्लीट करो, बाकी पढ़ाई कंप्लीट करो, नोट्स अपलोडेड है जीसीआर पर। कोई और चीज ना समझ आ रही है तो पूछ लेना व्हाट्सएप पर, और फिर इंशाल्लाह हम्म। हम आपका टेस्ट लेते हैं। ठीक है, जी सही है। चलो ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके।